हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स लेकर चल रहे थे, तो आज के सेशन में भी वही करेंगे। चैप्टर 1 आपका क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास हैं वो पदार्थ की श्रेणी में आती हैं और उनके अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में देखे थे, उनके आंसर्स हमने जाने थे यहाँ पर, जिनमें से आपके क्वेश्चन था टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो मुख्य 3 अवस्थाएं हैं उनके बीच में आपको अंतर स्थापित करना था। तो इस प्रकार से आपने सारणीबद्ध किया था। एक साइड आपने कैरेक्टर्स लिखे थे या प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, जो भी आप इन्हें कहेंगे। सॉलिड एक कॉलम में आए थे, एक में आपका लिक्विड एक था, एक में गैसेस। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले आपने आकार की बात की थी। ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, इसके अतिरिक्त द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आयतन की बात करेंगे तो ठोस और द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है। क्लियर? साथ ही दृढ़ता या तरलता की बात करते हैं तो सिर्फ ठोस आपके दृढ़ होते हैं, बाकी आपके ये दोनों दृढ़ नहीं होते हैं, द्रव और गैस, और इनमें तरलता भी देखने को मिलती है। ठीक है, कणों के बीच का आकर्षण बल ये ठोसों में अधिकतम होता है, इसके अलावा द्रव में आपका कम होगा ठोसों की अपेक्षा, और वहीं पर ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा गैस में बहुत कम आकर्षण बल होता है। कणों की स्थिति, यहाँ कण बहुत पास पास होते हैं, या आप क्या कहते हैं, ठोसों के बीच में जो अंतरा आणविक स्थान है वो कम होता है। द्रवों में वो अंतरा आणविक स्थान जो है वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा अधिक हो जाता है, और गैसों में कण बहुत दूर दूर चले जाते हैं, यानी स्थान बहुत ज्यादा हो जाता है। संपीड्यता की बात करेंगे तो ठोसों में नगण्य संपीड्यता होती है, द्रव आपके संपीडनीय होते हैं, और गैसेस बहुत अधिक संपीडनीय होती है। ठीक है, विसरण, ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। यहीं पर द्रव की बात करेंगे तो किसी द्रव में ठोस का या फिर गैस का विसरण आपको देखने को मिलता है, और गैसों का विसरण बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इतने आपने अंतर देखे थे। इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स लिए थे जिनके ऊपर हमें टिप्पणी करनी थी, जैसे कि क्या था आपका? रिजिडिटी था, यानी कि दृढ़ता क्या होती है। इसके अतिरिक्त कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता, फ्लूइडिटी यानी कि तरलता जिसे आप कह रहे हैं, फिलिंग अ गैस कंटेनर यानी किसी कंटेनर को, वेसल को या बर्तन को गैस से भरना। ठीक है, इसके अलावा शेप यानी कि आकार, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, और आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व। इन सब पे आपको टिप्पणी करना है। तो हमने रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी को देखा था। द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इज रिजिडिटी, यानी कि दृढ़ता क्या है? पदार्थ का वह गुण है जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, या अगर बाहर से कोई आप बल लगा रहे हो तो वो उस बल का विरोध करता है या कठोरता के कारण अपना आकार बनाए रखता है। ठीक है, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, और वहीं पर द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी। द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कणों के मध्य में स्थान होता है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर, जब कणों के बीच में स्थान है और जब इन दोनों कणों पर बल लगाया जाएगा तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। अगर ये पहले से ही पास है तो ये और पास नहीं आ पाएंगे, यानी ये संपीड़ित नहीं किए जा सकते। ओके, तो ठोसों के केस में यही होता है, कण बहुत पास पास हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, आप उसको संपीड़ित नहीं कर पा रहे हो। द्रव के कण थोड़ा दूर हैं तो आप कह रहे हैं कि ये संपीडनीय है, जबकि गैसों में ये कण बहुत दूर दूर चले गए हैं, तो इनको अगर आप प्रेशराइज करोगे, इधर से बल लगाएंगे या दबाव लगाएंगे, तो ये कण पास पास आएंगे, यानी कि आप बहुत अधिक इनको संपीड़ित कर सकते हैं। क्लियर? तो ये संपीड्यता हो गई। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइडिटी की बात की थी, यानी कि जो बहने का गुण है द्रवों में या गैसों में, कणों में जो बहने का गुण है उसी को तरलता कहा जाता है। यहाँ पर फ्लूइडिटी, तरलता, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल भी नहीं बहते हैं। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं, जबकि आपके जो द्रव होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। क्लियर? इसके अलावा फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर,
मैंने आपको क्या बोला, गैसों का चूंकि आकार और आयतन निश्चित नहीं है, तो आप किसी भी अमाउंट में गैस ले रहे हो, कितनी भी मात्रा में आप गैस ले रहे हो किसी भी क्वांटिटी में, तो आप क्या करते हो, उसको जिस बर्तन में या बॉक्स में या कंटेनर में डाल रहे हो, सपोज आपने इस कंटेनर में कोई गैस डाली है, यहां आपने कोई गैस डाली है, गैसों में हमने क्या बोला कि जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत कमजोर होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है, साथ ही जो उनके बीच में स्थान है वो बहुत ज्यादा होता है, ये लूजली बॉन्डेड होते हैं एक कण दूसरे कण से। तो जब आपने इसमें गैस डाली तो जो गैस होती है, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी, सपोज इससे पहले वो एक छोटे बॉक्स में आपकी गैस थी, ठीक है, जितनी भी मात्रा में रही होगी, इसको आपने यहां ट्रांसफर किया है, वो इसका भी जितना आयतन है वो पूरा कवर कर लेगी, यानी पूरा वो फिल कर लेगी बर्तन में। और वो क्या करती है, गैस जो होती है वो बर्तन की दीवारों पर फोर्स अप्लाई करती है, प्रेशर बनाती है और बाहर निकलने का प्रयास करती है इस प्रकार से, ठीक है, ये कण बाहर को आने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर की बात करेंगे, इस पे आपको कुछ लिखना होगा। तो गैसेस हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली, ये कण क्या करते हैं, लगातार रैंडमली किसी भी दिशा में वाइब्रेट होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, इन ऑल द डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, किसी भी दिशा में ये जा सकता है, ये कण वाइब्रेट कर रहा है, ये इधर को कर सकता है, दूसरा कण इस साइड को कर सकता है, ये वाला कण इस साइड को कर सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में रैंडम इनका मूवमेंट हो रहा है या वाइब्रेशन इनके चल रहे हैं। द गैस कैन फिल द कंटेनर, और इस वजह से जो गैस होती है वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेती है। क्लियर? चलिए, मैंने ये आपको होमवर्क में भी दिया था कि आपको इसके बारे में लिखना है। शेप की बात करेंगे तो शेप क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसके पास सबसे अधिक है वो अपना आकार बनाए रखता है, और वो कौन से हैं, वो ठोस हैं, यानी कि सॉलिड्स। सॉलिड्स में आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक कण दूसरे कण को मजबूती से बांधे हुए है। इस प्रकार से जो ये आपका ठोस है इसमें अपना एक निश्चित आकार है, और ये आकार ऐसा ही रहने वाला है नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर है? सो सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, यानी कि इसमें आकर्षण का बल या अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित है। वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जबकि आपका जो द्रव और गैसें हैं वो कंटेनर का, यानी जिस भी वेसल में बर्तन में डाले जा रहे हैं उसी का आकार ले रहे हैं। क्लियर? बर्तन में गैस का भरना, बर्तन किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरा आणविक बल के कारण होता है। आकार की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतरा आणविक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इन दोनों को। सिक्स्थ है आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे। गतिज ऊर्जा क्या है? The energy possessed by particles due to their motion is called kinetic energy. किसी भी कण में मोशन के कारण, गति के कारण जो भी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस में वो क्या करते हैं, रैंडमली वाइब्रेट करते हैं, किसी भी दिशा में उनका मूवमेंट होता है। इसके अलावा एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं गैसों में जो गतिज ऊर्जा होती है, गैस के कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी, 7th, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। हमने डेंसिटी यानी घनत्व को कैसे पढ़ा है? प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व है, और सॉलिड्स का जो घनत्व होता है यानी ठोसों का घनत्व वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि उनके प्रति इकाई आयतन में सबसे अधिक द्रव्यमान हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
चलिए, तो गतिज ऊर्जा है आपकी पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोसों में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। इसके अलावा घनत्व की बात की, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, जहां पर आपको ऑर्डर भी दिया गया है। घनत्व बढ़ते हुए क्रम में सबसे अधिकतम जो घनत्व होगा वो ठोसों का होगा, इसके बाद द्रव का, फिर गैस का न्यूनतम डेंसिटी होगा। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे। क्वेश्चन है गिव रीजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपको कारण बताने हैं। और किस चीज का कारण बताना है? पहला है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस जो होती है कोई भी, वो पूरे बर्तन को भर लेती है, और क्यों भर लेती है इसका कारण आपको बताना है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। कोई भी गैस होती है वो पूरे बर्तन का जो जितना भी उसका आयतन है उसको ग्रहण करती है, हमें पता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण का बल कम है, कणों में गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, वो रेंडमली वाइब्रेट कर रहे हैं और गैसों का पूरा जितना भी आयतन है उसको कवर कर रहे हैं। क्लियर है? The molecules of gas have kinetic energy due to which they keep moving in all directions and hence fill the vessel completely in which they are kept. कोई भी जो गैस होती है उसके कणों में गतिज ऊर्जा क्योंकि सबसे अधिक है, तो वो रेंडमली वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वाइब्रेट करके जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं किसी भी बर्तन की, उनसे टकरा रहे हैं। टकराने का मतलब क्या है? वहां तक पहुंच रहे हैं, यानी पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। तो यही कारण है कि कोई भी जो गैस होती है वो किसी भी बर्तन को पूर्ण रूप से भर देती है, क्योंकि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो जो पार्टिकल्स होंगे गैस के वो मूव करेंगे कंटिन्यूअसली और टकराते रहेंगे बार बार दीवारों से और फ्री होने का वो प्रयास करते हैं। क्लियर है? A gas exerts pressure on the walls of the container because the molecules of the gas are in constant random motion due to high kinetic energy. These molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the containers, thereby exerting pressure on it. Okay? गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। चलिए, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट है आपका अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी की जो मेज है उसको आप क्या ठोस कहते हैं? तो ठोस क्यों कहा जाना चाहिए उसको? तो आप कहते हैं कि टेबल का जो आकार है वो निश्चित है, आयतन उसमें निश्चित है, उसके जो कण हैं वो बहुत पास पास हैं, यानी कि अंतरा आणविक स्थान जो है वो बहुत कम है। वहीं पर अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक ज्यादा है, यानी कि प्रबल प्रकृति का है। साथ ही साथ हम संपीड्यता की बात करेंगे तो ये नगण्य संपीड्यता दिखाते हैं और इनमें दृढ़ता होती है, विसरण उसका नहीं हो रहा है। तो ये सभी गुणों के कारण हम उसको एक ठोस में रख सकते हैं, यानी कि जो लकड़ी से बनी हुई मेज है वो ठोस अवस्था में मिलेगी। द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। There is no intermolecular space. It cannot be compressed. It cannot flow. All these characteristics are of solid. So wooden table should be called a solid. Okay? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है। इसके अलावा इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं। मैंने क्या बताया आपको? नगण्य संपीड़ितता ये प्रदर्शित करते हैं, बहते नहीं हैं। ये सभी गुण ये दर्शाते हैं, इसलिए लकड़ी की जो मेज होगी वो एक ठोस।
ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इसका भी आपको रीजन बताना है। वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। क्या कहा जा रहा है, हवा में हम इजीली अपना हाथ मूव कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं, ठीक है, हाथ हिला पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई लकड़ी का गुटका होगा, जैसे आपके सामने अगर वुडन टेबल पड़ी है, लकड़ी की मेज है आपके सामने, उसमें अगर हमें हाथ को आर पार करना है तो उसके लिए हमें कराटे का एक्सपर्ट चाहिए होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि लकड़ी भी आपकी बनी हुई मेज भी आपका पदार्थ है और ये हवा जो यहाँ पर है ये भी आपका पदार्थ है। तो हवा में हाथ आर पार कर पा रहे, वहीं जो वुडन टेबल है उसमें आपका हाथ आर पार नहीं जा रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लकड़ी की टेबल है उसमें जो कण है वो बहुत पास पास है और जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वहां पर वो प्रबल है। क्यों, क्योंकि वो ठोस है। हवा आपकी गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में कण दूर दूर चले गए हैं तो कणों के बीच में स्थान आ गया है। और दूसरा, आकर्षण का बल बहुत ही कमजोर हो गया है, यानी दुर्बल प्रकृति का हो गया है। टेबल के केस में अगर आप बहुत ज्यादा आकर्षण बल से थोड़ा अधिक फोर्स अप्लाई करोगे तो फिर आप टेबल को अलग कर सकते हो या टेबल से अपना हाथ आर पार कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कारण है, ठोस की अवस्था में आपको टेबल मिलेगी और गैसीय अवस्था में आपको हवा मिल रही है, और उनके जो अपने अपने गुण हैं उनके कारण से हम क्या कह रहे हैं कि ठोसों में आपका हाथ नहीं आर पार हो रहा है, वहीं पर द्रव में क्या, आपका द्रव में बहुत कम आप फोर्स अप्लाई करते हैं उससे आर पार हो जाता है, लेकिन गैस में हम इजीली बहुत आसानी से हैंड मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ गैसीय और ठोस अवस्था को कंपेयर किया गया था, हवा और लकड़ी के गुटके को। वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। It is because the molecules of air has less force of attraction between them and a very small external force can separate them and pass through it. Okay? यानी बाहर से हम बहुत कम बल लगा रहे हैं और उसी से जो हवा के कण होंगे यहाँ पर उनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ पा रहे हैं, और क्योंकि दूर दूर भी वो सिचुएटेड है तो हम आसानी से हाथ आर पार कर पा रहे हैं। ओके, and pass through it, but in case of solids the molecules have maximum force of attraction. The particles are tightly bound due to this force, hence large amount of external force is required to pass through solid. ठीक है, तो ठोसों से अपना हाथ आर पार करने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में बल या बाहर से जो आरोपित बल है वो लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। आपने क्या देखा है, ठोसों में हमने पढ़ा जब हम डेंसिटी को पढ़ रहे थे कि ठोसों की जो डेंसिटी होती है यानी कि घनत्व वो बहुत अधिक होता है और द्रवों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन आपने जब पानी के अंदर बर्फ को डाला होगा तो आपने बर्फ को तैरते हुए देखा है, ठीक है, पानी के ऊपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बर्फ का घनत्व अधिक होना चाहिए। तो पानी से ही चूंकि बर्फ बना है और उसमें आप फिर क्या पढ़ते हैं कि बर्फ पानी के जमने से बनती है। हमने पढ़ा था टेम्परेचर कम होगा तो पानी आपकी बर्फ में बदल जाएगी, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं। क्या कहा गया था, पानी के कण दूर दूर होंगे, तो वैसे ही संरचना आपकी बर्फ में भी पाई जाएगी, जिससे कि उसके बीच में रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेगा जो पानी में नहीं होते हैं। इसके अलावा यह पिंजरे की तरह यानी केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से हमने क्या पढ़ा था, घनत्व आपका कम हो जाता है, जल से भी कम हो जाता है और अतः बर्फ के जो टुकड़े हैं वो पानी में तैरने लगते हैं। ओके, सो आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन that water due to its structure. The molecule in ice makes a cage like structure which with a lot of vacant spaces. This makes ice float on water. Okay, जितने प्रश्न कराए गए हैं आज के सेशन में वो आने वाले सेशन में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।